मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुलाहिज़ा कीजिए मारूफ मुसन्निफ़ तारिक जावेद मुग़ल का असरार और तजस्सुस से भरपूर शाहकार नावल दरिंदा। घर वालों ने रहमत की लाश को जमीन से उठाकर खुद चारपाई पर डाला था। इधर उधर घूमकर उन्होंने बेशतर जमीनी शहादतें जाया कर डाली थीं। डीएसपी ने घर के सरबराह यानी रहमत के वालिद से चंद सवाल पूछे। वो जवाब देते हुए हिचकियों से रो रहा था और बार बार अपनी पेशानी पर हाथ मार रहा था। उसकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि बारात दुल्हन को लेकर शाम के बाद ही वापस पहुंची थी। जिन मेहमानों का ताल्लुक बागपुर से था वो अपने अपने घरों को चले गए थे, मगर दूसरे देहात को जाने वाले मेहमान ठहर गए थे। रहमत ने खुद ही कहा था कि हालात ठीक नहीं, लिहाजा जिन्होंने जाना है वो कल खाना खाने के बाद दोपहर के वक्त चले जाएं। रात घर में 25 के करीब मेहमान मौजूद थे। उनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। रात 9 बजे के बाद रहमत अपनी दुल्हन के पास कमरे में चला गया। उसके कुछ ही देर बाद सब लोग सो गए। थके मांदे थे इसलिए गहरी नींद सोए थे। रात पिछले पहर 2:30-3 बजे का वक्त होगा जब शोर उठा और बहुत से घर वाले हड़बड़ा कर उठ बैठे। रहमत के कमरे की तरफ से दुल्हन की चीखें सुनाई दे रही थीं। रहमत के वालिद ने आंसू बहाते हुए बताया, जनाब आली, मैं सबसे पहले मौके पर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरी बहू अस्मत दरवाजे में खड़ी चीखों पुकार कर रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। मैंने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा और पूछा कि क्या हुआ। उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया, लेकिन वहां अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। जमीन भी खाली थी। इतने में मेरी घरवाली भी दौड़ती हुई पहुंच गई। मेरी बहू उससे लिपटकर ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरी बीवी ने चीख कर पूछा, इस्मत, रहमत कहाँ है? मगर वो बस रोती चली जा रही थी। इतने में एक दूसरी औरत ने रहमत को देख लिया। उसने चीखते हुए हमें बुलाया। मैं लालटेन लेकर उसकी तरफ भागा। वरांडे के पास जहां लकड़ी की अलमारी है, जमीन पर कुछ पड़ा था। मैंने नीचे झुककर देखा, ये मेरे पुत्र की लाश थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। रहमत के बदनसीब वालिद का बयान खत्म हुआ और फिजा फिर आहों और नालों से बोझल हो गई। रहमत की आंखें तारे लगी थीं और मुंह खुला हुआ था। उसे देखते ही पता चल जाता था कि वो कई घंटे पहले इस हंसती बसती दुनिया से नाता तोड़ चुका है। साफ पता चल रहा था कि यह कत्ल भी उसी इंसाननुमा दरिंदे के हाथों से हुआ है। यूं महसूस होता था कि कल रात जब वो खंडर से भागा तो कमाद के खेतों में छुपता छुपाता गांव के शिमाल की तरफ चला गया। यहां भी ऊंचे कद की फसल मौजूद थी। इसके अलावा भी उस खूने के छुपने के लिए कई जगहें थीं। गुजर जाने वाली शब को वो गांव की तरफ आया। बेशक गांव में ठेकरी पहरा लगा हुआ था। इसके अलावा हर शख्स चौकन्ना भी था, मगर बदकिस्मत रहमत का घर गांव के बिल्कुल सिरे पर वाक़ था। यह घर उक़बी जानिब से खासा गैर महफूज भी था। उस तरफ जमीन का एक खाली कता था जहां औरतें कूड़ा करकट वगैरह फेंक जाती थीं। कूड़ा करकट फेंकने की वजह से रहमत के घर की बैरूनी दीवार काफी नीचे लगने लगी थी। दीवार की हालत देखकर फौरन अंदाजा हो गया कि रहमत ने यह दीवार हाल ही में 2.5-3 फीट मजीद ऊंची की थी, मगर अब भी ये इतनी ऊंची हरगिज नहीं थी कि उसे फांदना मुश्किल होता। मैं खूनी की वहशियाना ताकत और फुर्ती को बड़े करीब से मुलाहिजा कर चुका था। जिस्मानी सलाहियतों के एतबार से उसमें किसी गोरीले की सी झलक थी। वो यकीनन इसी जानिब से घर में दाखिल हुआ था। खोजी बाप बेटा भी मौके पर मौजूद हुए थे। उन्होंने कच्ची दीवार पर ऐसे निशान ढूंढ लिए जिनसे साबित होता था कि रात को यह दीवार फांदी गई है। इस वारदात में अहम तरीन शहादत मकतूल की बीवी की थी। वह वारदात से पहले यकसर तन्हा मकतूल के साथ मौजूद थी। जाहिर है कि दोनों अपनी शब उरूसी मना रहे थे। वो बदनसीब एक रात की दुल्हन थी। देर तक बेहोश रहने के बाद वाद पौन घंटा पहले ही संभली थी। अभी भी उसकी हालत इस काबिल तो नहीं थी कि उससे सवाल जवाब किए जाते, लेकिन ये पुलिस की मजबूरी थी। मकतूल के वालिद ने सख्ताज़दा बहू को बमुश्किल आमादा किया कि वो डीएसपी साहब के सवालों के जवाब दे। घर ही के एक कमरे में मुकालमा हुआ।
चंद घंटे पहले ये कमरा हुजले उरूसी था, लेकिन अब यहाँ की हर चीज से सोगवारी और उदासी टपक रही थी। कच्ची दीवार पर एक खूंटी से रहमत का सुनहरी तारों वाला सेहरा लटका हुआ था। रंगीन पायों वाली खूबसूरत मसहरी पर गुलाब की कुमलाई हुई पत्तियां थीं। एक मेज पर शीशे के फूलदार जग में दूध पड़ा था। 2 गिलासों में भी बचा कुचा दूध मौजूद था। एक प्लेट में मिठाई ढकी हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक डीएसपी साहब ने पूछगछ के लिए जानबूझकर इस कमरे का इंतखाब किया था। एक तफ्तीशकार की हैसियत से वो मौके वारदात पर मौजूद हर शय का बगौर जायजा लेना चाहते थे। मसहरी के करीब ही जिस्त का बना हुआ एक ट्रंक पड़ा था। ट्रंक के ढकने पर खून के कतरे दिखाई दे रहे थे। मैंने डीएसपी की तवज्जो उन 2-4 कतरों की तरफ दिलाई। डीएसपी ने पहले तो मकतूल की दुल्हन को तसल्ली और तशफ़ी दी। वो जरा संभल गई तो उन्होंने दुल्हन से कहा कि वो वाक़ये की तफसील बताए ताकि उसके दुल्हा के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कमरे में उस वक्त डीएसपी के अलावा मैं और नज़ीर भी मौजूद थे। लड़की का ससुर अब्दुर्रहमान एक गोशे में चुप बैठा था और उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिर रहे थे। लड़की कबूल सूरत थी। उसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल रही होगी। उसकी आंखों में गजरा फैला हुआ था। कलाइयाँ चूड़ियों से खाली थीं। सादा से कपड़ों में वो बेचारगी की तस्वीर नजर आती थी। उसे देखकर पता चल जाता था कि वो रो रो कर हलकान हो चुकी है। उसकी आंखें अब खुश्क थीं, लेकिन हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने खुद पर बमुश्किल काबू पाया और डीएसपी अकरम के सवालों के जवाब देना शुरू किए। नौहा कुना आवाज में उसने कहा, जब किसी ने कमरे के दरवाजे को हिलाया तो हम जाग रहे थे। पहले तो मैंने ये समझा कि हवा की वजह से दरवाजा हिला है। फिर दूसरी बार दरवाजा हिला। इस बार काफी आवाज आई। वो उठने लगे तो मैंने सोचा कि उन्हें रोक लूं। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन मेरे सोचते सोचते वो दरवाजे की तरफ चले गए। लालटेन बंद थी। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर अच्छी तरह बाहर झांकने के बाद दोबारा बंद कर दिया। मैंने अंधेरे में उनकी चप्पल की आवाज़ सुनी। वो वापस मसहरी की तरफ आ रहे थे। अभी वो मसहरी तक पहुंचे नहीं थे कि दरवाज़ा फिर बजने लगा। वो वापस पलट गए। यहाँ तक कहकर रहमत की दुल्हन फिर हिचकियों से रोने लगी। यकीनन वो अंदोहनाक मनाजिर एक बार फिर पूरी तफसील के साथ उसकी निगाहों में घूमने लगे थे। उसका रंग जर्द पड़ गया था और पूरा जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा था। उसके अश्कबार ससुर ने मोहब्बत से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा और उसे हौसला दिलाने की कोशिश की। कुछ देर तक अपनी किस्मत को रोने के बाद उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। वो दरवाजे की तरफ चले गए। मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि वो दरवाजे से बाहर चले गए हैं। कुछ देर तक खामोशी रही। बस 1-2 बार थोड़ी सी आहट सुनाई दी। 1-2 मिनट और गुजर गए। फिर कोई आहिस्ता कदमों से चलता हुआ कमरे में आ गया। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो उनके बजाय कोई दूसरा होगा, लेकिन जब उसने मुझे हाथ लगाया तो मुझे फौरन अंदाजा हो गया। मैं इतनी घबराई कि मुझे लगा बेहोश हो जाऊंगी। मैंने कहा, कौन है? जवाब में वो खबीस मुझसे चिमट गया और लड़की ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। वो एक बार फिर अपने मेहंदी लगे हाथों में अपना दुखी चेहरा छुपाकर रोने लगी। इससे आगे का बयान नाजुक था। वो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने नज़ीर को इशारा किया और खुद भी उठ गया। हम दोनों बाहर निकल आए। डीएसपी साहब अंदर ही मौजूद रहे और बयान मुकम्मल कराने की कोशिश करते रहे। 5-10 मिनट बाद उन्हें अपनी कोशिश में कामयाबी हुई। लड़की ने बाकी की तफसीलात बता दी। बाद अज़ां ये तफसीलात डीएसपी साहब के जरिए हम तक पहुंची। लड़की ने बताया था वो शख्स उससे लिपट गया और ज़बरदस्ती करने लगा। लड़की को उसने चारपाई पर गिरा लिया था और उसके मुंह को अपने मजबूत हाथों से बंद कर दिया था। इसी दौरान में लड़की की नातवा मज़ाहिमत को एक सहारा मिल गया। ये पीतल का एक वजनी गुलदान था जो पास ही तपाई पर पड़ा था। उसने पूरी कुव्वत से ये गुलदान हमलावर के सर पर मारा। एक लम्हे के लिए लड़की पर हमलावर की गिरफ्त कमजोर हो गई। लड़की ने तड़प कर खुद को आज़ाद कराया और मदद के लिए चीखने लगी। हमला आवर ने एक जन्नाटे का थप्पड़ लड़की के मुंह पर मारा और उठकर बाहर को भागा।
وہ گرتی پڑتی دروازے تک آئی تو وہ تاریکی میں اوجل ہو چکا تھا۔ مقتول کے والد عبد الرحمن نے چیخ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ لڑکی نے انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ اتنے میں مقتول کی والدہ یعنی لڑکی کی ساس بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچ گئی۔ لڑکی اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی، پھر روتے روتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈی ایس پی صاحب اس معاملے میں میری گہری دلچسپی ملاحظہ کر رہے تھے۔ میرے ساتھ ان کا مکمل تعارف بھی ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں انگریزی اخبار کے کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کام کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اسلم صاحب آپ بھی اس سے کچھ پوچھیں۔ ان کا اشارہ رحمت کی دلہن کی طرف تھا۔ لڑکی عصمت اب کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، صرف اس کا سسر عبد الرحمن وہاں موجود تھا۔ میں نے سرگوشی میں عبد الرحمن سے کہا، چاچا جی یہ آپ کی بہو ہے تو میری بہن ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ اس سے اکیلے میں بات کروں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی کے سبب کچھ باتیں چھپا رہی ہو۔ عبد الرحمن کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کسی کی بات سننے کے بہانے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بڑے خلوص سے عصمت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بہن، تمہارے بیان کے ذریعے ہم جلد سے جلد قاتل تک پہنچ سکتے ہیں، کچھ بھی چھپاؤ مت۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا، یوں لگا جیسی میری بات نے اس پر اثر کیا ہے۔ اس نے پلکیں گرائیں، رخساروں پر موٹے آنسو لڑکنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، میرا اپنا دل بھی بھر آیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے 10 منٹ کی کوشش سے اسے بولنے پر آمادہ کیا تھا، میں نے 2-4 منٹ میں کر لیا۔ باوردی پولیس آفیسر کی نسبت وہ میرے سامنے خود کو زیادہ مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ 1-2 عمومی سوال پوچھنے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا، کیا واقعی تم خونی کو بالکل نہیں دیکھ سکی ہو؟ اندھیرا بہت تھا، بس مجھے اس کا پرچھاواں نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، اندازاً وہ کتنی دیر تم سے گتھم گتھا رہا؟ بس 1-8 منٹ، عصمت نے سہما ہوا جواب دیا۔ اس کا جواب واضح کرتا تھا کہ جنونی شخص نے عصمت پر مجرمانہ حملے کرنے کی کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ باغپور میں ایک خطرناک قاتل گھوم رہا ہے اور لوگوں پر حملے کر رہا ہے؟ ہاں پتا تھا، میرے ابے اور بھائی نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں، لیکن زیادہ شاید اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں میں ڈر ہی نہ جاؤں۔ جب رات کو تم پر حملہ ہوا تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی جنونی قاتل نہ ہو؟ نہیں، اس وقت میرے دماغ میں یہ بات بالکل نہیں آئی۔ اس وقت تو میرا دماغ جیسے بالکل بند ہو گیا تھا۔ تم نے کہا ہے کہ وہ کچھ دیر تک تم سے گتھم گتھا رہا، کیا تمہیں اس کے جسم میں کچھ عجیب لگا؟ وہ کچھ دیر تک ذہن پر زور ڈالتی رہی، پھر الجھنآمیز لہجے میں بولی، نہیں مجھے کچھ یاد نہیں، بس اس کے جسم سے بو کے بھبکے سے اٹھ رہے تھے، اتنا ہی یاد ہے مجھے۔ حالات اور واقعات واضح طور پر اس عجیب الخلقت جنونی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جستی ٹرنک پر نظر آنے والے خون کے قطرے قاتل ہی کے تھے۔ پیتل کا وزنی گلدان لگنے سے یقیناً اس کے سر پر زخم آیا تھا۔ اے ایس آئی نذیر نے ڈی ایس پی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سر لگتا ہے کہ مجرم کے سر پر آنے والی چوٹ کافی گہری ہے۔ خون کے قطرے کمرے سے باہر بھی پائے گئے ہیں، بلکہ کھوجی دوست محمد نے گھر سے باہر بھی 2-4 قطرے دیکھے ہیں۔ وہ اور اس کا بیٹا اب کھیتوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب فوراً نذیر کے ساتھ باہر آ گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ رکوع کی حالت میں جھکا ہوا کھوجی دوست محمد بڑے کلاسیکل انداز میں کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر کھڑا تھا اور کھرا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تندہی سے ساتھ دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ دور کھڑے بڑے انہماک سے ان دونوں ہنرمندوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کوجی باپ بیٹا کی گاؤں میں بہت عزت ہے، ان کا درجہ شاید پیری فقیری کے درجے سے تھوڑا ہی کم تھا۔ حوالدار فدا حسین نے مجھے بتایا تھا کہ کھوجی دوست محمد میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں، اور یہ صلاحیتیں صرف دوست محمد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں، اکثر تجربہ کار کھوجی غیر معمولی طور پر ہنرمند ہوتے ہیں۔ فدا نے بتایا تھا کہ دوست محمد مویشیوں کا کھرا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ جانوروں کے فضلے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے، اس نے کس علاقے کا چارہ کھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
खोजी बाप बेटा ने डीएसपी साहब को बताया कि रात आखिरी पहर होने वाली हल्की बारिश की वजह से खुरा खराब हो गया है और उठाया नहीं जा रहा। ताहम उन्होंने खून के छोटे बड़े धब्बे ढूंढ लिए थे और अब धब्बों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। उनकी महारत की दाद देना पड़ी थी। वो भुरभुरी मिट्टी और सब्जी माइल पत्तों पर ऐसे धब्बे भी देख रहे थे जिन्हें खाली आंख से देखना मुमकिन नहीं था। बहरहाल एक दो जगहों पर वाज़े सुर्ख निशान भी दिखाई दिए जिनसे पता चला कि खोजी बाप बेटा दुरुस्त रुख पर जा रहे हैं। ज्यों ज्यों हम लोग खेतों के दरमियान आगे बढ़ते गए, दिल की धड़कन तेज होती गई। मैंने देहातियों के दरमियान जेकब, हार्डी और सिल्विया को भी देखा। वो तीनों भी खोजियों और पुलिस एहलकारों के पीछे पीछे आ रहे थे। सिल्विया के लंबे शहद रंग बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा रुपहली किरणों में कुंदन की तरह दमक रहा था। मेरी और उसकी निगाहें गाहे गाहे मिलती थीं और एक बर्क सी कौंध जाती थी। ये कैसी तब्दीली थी! सिल्विया को देखकर मेरे सीने में एक कैसी हलचल मचती थी। क्या ये वही शोहरा आफाक जज्बा है जिसे मोहब्बत कहा जाता है? और इसके अलावा भी हजार हाँ नाम दिए जाते हैं। मैं हैरत से सोच रहा था। मुझे मानना पड़ेगा कि पिछले चंद दिन से मेरी निगाहें हर वक्त सिल्विया को ढूंढती रहती थी और शायद दूसरी तरफ भी उससे मिलती जुलती कैफियत थी। अब भी यही कुछ हो रहा था। हमारी नजरें बार बार एक दूजे को तलाश करती थीं और मिलती थीं, लेकिन हमारी नजरों के दरमियान एक नजर और भी थी। ये हार्डी की नजर थी। मैं साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि वो मुझे तीखी नजरों से देख रहा है। एक बार मैंने उसे सिल्विया को भी घूरते हुए पाया। उसके अंदाज में नाराजगी और तंबीह थी, जैसे सिल्विया से कह रहा हो, खबरदार, मेरे होते हुए तुम्हें किसी ऐरे गैरे देसी को देखने की जरूरत नहीं। हवलदार फिदा हुसैन भी मेरी दाएं जानिब चल रहा था। उसका चेहरा सरसों की तरह जर्द था। उसे और चांद को पुख्ता यकीन था कि हम सब एक कार ला हासिल में उलझे हुए हैं। तलाश करने और खुरे उठाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि किसी मलंग, साधु या पीर फकीर की कदम बोसी की जाए और उससे मसला हल करने के लिए दस्त बस्ता अर्ज की जाए। खोजियों के पीछे जाते हुए फिदा हुसैन अपने सर को बार बार मायूसी के आलम में हिलाता था और मुंह से चिच चिच की आवाज निकालता था, जैसे खोजियों, पुलिस वालों और अखबारी नुमाइंदों की हालत पर तरस खा रहा हो। और ये कैफियत सिर्फ फिदा हुसैन और चांद ही की नहीं थी। मेरे कयाफे के मुताबिक बागपुर की 60% आबादी के इस ख्यालात वही थे जो फिदा और चांद के थे। मेरी इत्तला के मुताबिक गांव के बेशतर लोगों ने अपने घरों की बैरूनी चौखट पर तावीज़ वगैरह बांध रखे थे। बच्चों के बाजुओं पर भी तावीज़ और इमाम जामिन वगैरह दिखाई देते थे। कुछ लोग नजर नियाज के चक्कर में थे। गांव की दोनों मसाजिद में भी उन हादसात के सबब रौनक दिखाई देती थी। मुखबिर चांद की पेशगोई थी कि आज सहपहर तक गांव के 10-15 घराने नकल मकानी कर जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि फिर ये सिलसिला चल निकले। बहरहाल इन सारी बातों से कतई नज़र फिल वक्त जो लोग मौके पर मौजूद थे उनमें सख्त जोश और गम और गुस्सा पाया जाता था। वजह यही थी कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कंपाउंडर रहमत की हसरतनाक मौत देखी थी और उसके घर वालों के कर्बनाक बैन सुने थे। ये सारी ठोस हकीकतें थीं और इनका ताल्लुक किसी आसेब से जोड़ना फौरी तौर पर इन लोगों का ज़रा मुश्किल नजर आता था। खोजियों और पुलिस वालों के पीछे पीछे चलता हुजूम अब जोहड़ के किनारे पहुंच चुका था। ये जोहड़ काफ़ी बड़े रकबे में वाक़ था। गांव की औरतें यहाँ कपड़े धोती थीं, लड़के बाले नहाते थे और एक दो बार मैंने यहाँ उन्हें मछलियाँ पकड़ते भी देखा था। इस जोहड़ के एक तरफ काफ़ी ज़्यादा रकबे में सरकंडे खड़े थे। सरकंडे आमतौर पर खासे घने और तवील होते हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो उनके सफ़ेदी माइल बालाई सिरे से बड़ी खूबसूरती से हिलकोरे लेते हैं। उस वक्त भी हवा चल रही थी और सरकंडे हौले हौले झूम रहे थे। मुखबिर चांद ने मुझे उन सरकंडों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा, कुछ साल पहले एक डाकू पिंड में वारदात करके इन सरकंडों में छुप गया था। जब लोग उसे पकड़ने के लिए सरकंडों के अंदर घुसे तो उसने कार्बाइन से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से 3 बंदे मारे गए और वो दौड़ गया। फिदा हुसैन बोला, जनाब, उस वक्त से गांव के लोग इन सरकंडों के अंदर जाने से घबराते हैं। खास तौर से बच्चे और औरतें तो इस तरफ बिल्कुल नहीं आते।
कई लोगों का कहना है कि रात के वक्त इन सरकंडों की तरफ से ठा ठा की आवाजें आती हैं, हालांकि अंदर कोई नहीं होता। हो सकता है कि यहां भी कोई साया हो, मैंने कहा। फिदा हुसैन मेरे तंज को समझे बगैर बोला, ऐसा हो सकता है जनाब। जो लोग दर्दनाक तरीके से मरते हैं उनकी रूहें मरने वाली जगह पर चकराती रहती हैं। 2-3 महीने पहले रमजान तीली के बेटे फैज मोहम्मद ने यहां से गुजरते हुए रोने धोने की आवाजें सुनी थीं, हालांकि अंदर कोई भी नहीं था। मैंने फिदा हुसैन का फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा। बिल्कुल जी, उसने सर हिलाकर तायीद की। खोजी बाप बेटा बड़ी हुनरमंदी से अपना सफर मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने पूरे वसूख से कहा कि जख्मी जो कोई भी है इन सरकंडों के अंदर गया है। डीएसपी इकराम शाह ने मकामी पुलिस एहलकारों से मशवरा किया। उसके बाद बागपुर और करीबी देहात के 4-5 मुअज्जिज़ीन को भी इस मशवरे में शामिल किया गया। चौधरी अरबाब भी उनमें मौजूद था। सबकी राय यही थी कि इन सरकंडों को नरगे में लेकर कातिल को गिरफ्तार किया जाए और किसी भी सूरत यहां से निकलने ना दिया जाए। जिंदा या मुर्दा, हर 2 सूरतों में उसकी गिरफ्तारी अशद जरूरी थी। बात वही थी जो अभी मैंने ऊपर बयान की है। जुनूनी कातिल की ताज़ा तरीन वारदात ने हर शख्स को हिला कर रख दिया था। गांव के हर बाशिंदे को, बल्कि कहना चाहिए कि इलाके के हर बाशिंदे को अपनी जान और आबरू खतरे में नजर आ रही थी। वो उस सफ़ाक को जल्द अज जल्द अपनी गिरफ्त में देखना चाहते थे। मैंने चंद लंबे तड़ंगे अफराद का एक गिरोह देखा। उनके हाथों बर्छियां और लंबे दस्ते की कुल्हाड़ियां नजर आ रही थीं। इनके रंग निस्बतन स्याही माइल थे। चांद ने मुझे बताया कि ये अफराद हलाक होने वाले शिकारी राजी जान के रिश्तेदार हैं। ये सब लोग गुस्से से भरे हुए हैं। उन्होंने तहिया कर रखा है कि जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता वो अपने कामों पर वापस जाएंगे और ना ही अपने गांव में। देखते ही देखते जोहड़ के किनारे काफी मजमा हो गया। जूं जूं नए वाक़े की खबर गिरदो नवा में फैल रही थी, लोगों की सरासीमगी में इजाफा हो रहा था। खेतों में काम बंद हो गया था और मैं देख रहा था कि खेत मजदूर कंधों पर बेलचे और कुर्सियां उठाए टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलते चूहड़ की तरफ बढ़ रहे थे। आध पौन घंटे में वहां 400-500 के करीब अफराद जमा हो गए। डीएसपी से मशवरा के बाद चौधरी अरबाब एक बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया और उसने लोगों को बताया कि सरकंडों में हांका किया जाएगा और खूनी को उसकी पनाहगाह से बाहर निकाला जाएगा। उसने हांके के हवाले से लोगों को अहम हिदायत दी और समझाया कि उन्हें क्या करना है। सरकंडों को 2 तरफ से जोहड़ ने घेर रखा था। 2 अतराफ खाली थी। अंग्रेज जेकब ने डीएसपी को मशवरा दिया कि हांका सिर्फ एक तरफ से किया जाए। एक तरफ मुसल्ला नौजवानों को लंबी कतार की शक्ल में खड़ा कर दिया जाए। मैंने भी इस तजवीज़ की तायीद की। इस तरह अफरा तफरी से बचा जा सकता था। थोड़े से गौर और गौज के बाद डीएसपी इकराम शाह ने यह तजवीज़ मान ली। चौधरी अरबाब ने फिर से बैलगाड़ी पर खड़े होकर नए प्रोग्राम का ऐलान किया। मजीद हिदायत देते हुए उसने कहा कि खूनी को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर उसके भाग जाने का खतरा हो तो उसे मारने से दरेग नहीं किया जाएगा। तमाम लोग एक कतार की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। अगर कातिल मिल जाता है और हांका करने वालों पर हमला आवर होता है तो हांका करने वाले पीठ नहीं दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। डीएसपी ने यह काम मेरे जिम्मे लगाया कि मैं देहातियों में से 40-50 होशियार नौजवान मुंतखब करूं और उन्हें सरकंडों की बाईं जानिब खड़ा करूं। मैंने ये काम अच्छे तरीके से अंजाम दिया। मैंने करीबन 45 नौजवान चुने। उन सब के पास बर्छियां, तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। 2 नौजवान 303 से भी लेस थे। मशवरे के बाद अंग्रेज हार्डी भी अपनी 12 बोर की बंदूक समेत उन नौजवानों के साथ खड़ा हो गया। चौधरी अरबाब अपने बेटे आलमगीर और 8-10 मज़ारों के साथ जोहड़ के ऐन किनारे पर था। अगर हांके के नतीजे में कातिल जोहड़ में छलांग लगाने की कोशिश करता तो जोहड़ के किनारे पर मौजूद दस्ते से बच नहीं सकता था। नाके बंद किए जा चुके तो बाकी सब लोग हांका करने के लिए तैयार हो गए। दिल तेजी से धड़क रहे थे। छुपे हुए दरिंदे का खौफ हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन यहां तो अजीब सूरत हाल थी। पता नहीं चल रहा था कि हम जिस शय को अपने घेरे में लाना चाहते हैं वो असल में है क्या। इंसान है, इंसान नुमा दरिंदा है या दरिंदा नुमा जुनूनी है। बेशक मैं खंडर की तिलसिमी रात में उसे देख चुका था,
لیکن اسے دیکھنے اور چھونے کے باوجود اس کا اسرار جوں کا توں تھا۔ ڈی ایس پی کے اشارے پر دیہاتی ایک قوس کی شکل میں دور تک پھیل چکے تھے۔ پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہانکا شروع ہوا۔ ڈی ایس پی اکرام نے سرکاری ریوالور سے ہوائی فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی لوگ کنستر بجانے لگے، ڈھول پیٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جوہڑ کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ میری بائیں طرف جیکب اپنی طاقتور رائفل لیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شکاری چمک تھی۔ اس کی ہر جنبش پیشاور شکاری کا انداز لیے ہوئے تھی۔ ہمارے عقب میں اور دائیں بائیں شور ہی شور تھا۔ برچھیاں چمک رہی تھیں، کلہاڑیاں لہرا رہی تھیں۔ کسی ایک ذی نفس کے لیے اتنا بڑا ہانکا میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ صورتحال اس دہشت کی غماز تھی جو اوپر تلے حادثات رونما ہونے کے بعد علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم سرکنڈوں کے بیچوں بیچ گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک مستطیل گڑھا سا تھا۔ میں اسے پھاندنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹا تو میری پشت کسی گداز وجود سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، عقب میں سلویا تھی۔ وہ حسب معمول پتلون اور جرسی میں تھی۔ اس نے فل بوٹ پہنے رکھے تھے اور بڑی بے باکی سے رائفل تھامی ہوئی تھی۔ اتفاقیہ تصادم کی وجہ سے اس کے دودھیا چہرے پر شفق کا رنگ بکھر گیا۔ یہ بالکل مشرقی انداز تھا۔ وہ ذرا لجا کر بولی، سوری۔ شور کے سبب اسے بلند آواز میں بولنا پڑا تھا۔ یہ لفظ تو مجھے کہنا چاہیے تھا، میں نے بلند آواز میں کہا۔ تو آپ کہہ لیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی تھی۔ سوری ڈزنٹ میٹر۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً وہ مضبوط اعصاب کی مالک ایک مشکل پسند لڑکی تھی، ورنہ موجودہ سچویشن میں مسکرانا اس کے لیے خاصا دشوار ثابت ہوتا۔ ہمارے چاروں طرف سراسیمگی کی فضا تھی اور کان پھاڑ دینے والا شور تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہے، کوئی اہم بات، لیکن اسی دوران میں اس کی نگاہ جیکب کی طرف اٹھ گئی۔ وہ سلویا ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلویا جیسے ٹھٹک سی گئی۔ اس کے ٹھٹکنے کا خفیف انداز مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں مزید کچھ سوچتا، ہانکا کرنے والی طویل قطار کی دائیں جانب شور بلند ہوا اور پکڑو مارو کی آوازیں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ ایک چھوٹا جنگلی سور نظر آیا تھا۔ لوگوں نے اسے برچھیوں اور لاٹھیوں سے مار ڈالا ہے۔ ہانکا جاری رہا۔ ہم محتاط قدموں سے آگے بڑھتے رہے۔ ایک ایک انچ زمین کو دیکھا جا رہا تھا۔ کئی جگہ سرکنڈے 14-15 فٹ تک بلند تھے۔ ان کے اندر پانی کھڑا تھا اور کہیں کہیں سبز کائی دکھائی دے رہی تھی۔ ہانکا بڑے منظم طریقے سے ہو رہا تھا۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ اگر قاتل یہاں موجود ہے تو آج بچ نہیں سکے گا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ سلویا اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ جیکب کے ساتھ آگے نکل گئی تھی یا جیکب اسے جان بوجھ کر آگے لے گیا تھا۔ مجھے ذرا دیر پہلے کا دلکش تصادم یاد آیا اور میری کمر پر ایک گداز حرارت دوڑنے لگی۔ پھر یہ حرارت پورے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی اور سینے میں دل کے مقام پر ایک میٹھا میٹھا درد جمع ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر مجھے سلویا کی نگاہیں یاد آئیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی اہم بات کہنا چاہتی ہے۔ یہ میرا وہم تھا یا واقعی اس کے ہونٹوں میں کوئی بات دبی ہوئی تھی؟ کہیں اس بات کا تعلق باغپور کے پراسرار حالات سے تو نہیں تھا، یا اس عجیب الخلقت قاتل سے جس کی تلاش میں ہم خطرناک سرکنڈوں کے اندر آگے بڑھ رہے تھے؟ ہانکا جاری رہا۔ قریباً 1 فرلانگ کے ہانکے میں 2 سور، ایک مشتعل کتا اور ایک سانپ دیہاتیوں کی لاٹھیوں اور برچھیوں کا نشانہ بنے، لیکن وہ نہیں ملا جس کی تلاش تھی۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ 100-150 گز آگے جوہڑ کے کنارے کھڑا دستہ پوری طرح چوکس تھا۔ اگر قاتل ہانکے کے نتیجے میں جوہڑ میں چھلانگ لگاتا تو بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس وقت ہم جوہڑ سے صرف 25-30 گز کی دوری پر تھے جب سرکنڈوں میں سامنے کی طرف تیز سرسراہٹ کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی سیاہ چیز تیزی سے ہانکا کرنے والوں پر جھپٹی۔ ایک ساتھ کئی چیخیں گونجی۔ چودھری ارباب اور ڈی ایس پی اکرام شاہ کی تمام ہدایات بیکار گئیں۔ ہمارے آگے چلنے والے 7-8 نوجوان منہ پھیر کر بھاگے۔ گھیرا ٹوٹ رہا تھا۔
مجھے جیکب کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد جو دوسرا منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا